नमस्ते। हमारे साप्ताहिक कार्यक्रम अशोक वानखेड़े साहब के साथ बातचीत में आपका स्वागत है। अशोक भाई, इतनी ज्यादा चीजें उथल पुथल हो रही हैं और हम लोगों को शुरू में लगा था कि शायद ट्रंप जी अमेरिका की ही तक अपने को सीमित रखेंगे, लेकिन अब ट्रंप जी ने उछल कूद पूरी दुनिया में मचानी शुरू कर दी है। वो ये भी मान रहे हैं कि वो किसी कानून को नहीं मानते हैं, कोई यूएन चार्टर उनके लिए नहीं है, कोई कुछ नहीं है, जो उनका मन आएगा वो करेंगे। वेनेजुला में, जैसा दर्शकों को भी पता है, वेनेजुला में शायद एक बहुत भ्रष्ट, एक डिक्टेटोरियल सरकार थी, लेकिन ये उनका इंटरनल मामला था। वो अच्छी थी, बुरी थी, ये वहां के लोग डिसाइड करते, उन्होंने उनको सत्ता दी, नहीं दी, ये सब उनका था। लेकिन वहां पे ट्रंप साहब जिस तरह से पहुंचे, और वो भी एक अजीब सी चीज है, एक ऐसा व्यक्ति जो 2 रात एक जगह पे नहीं सोता था, मदुरै जी जो उनके प्रेसिडेंट साहब थे, जो खुद शक्की था, जो साइप्रस के बॉडीगार्ड्स और इन लोग को बुला के अपनी सिक्योरिटी चलाता था, उसको रातों रात उठा लिया गया। वो एक अजीब सी चीज है। और जिस तरह से हमें, और उसके उठाया ही नहीं गया, हथकड़ी लगा के उसको घुमाया गया, फोटो रिलीज की गई और ये बताया गया दुनिया में कि हम ये कर सकते हैं। मैं दो इस प्रश्न के दो प्रश्न हैं। एक जो हुआ उस पे एक आपकी बातचीत जो अमेरिका ये कर रहा है, दूसरी एक बातचीत ये भी कि भारत में भी कुछ लोगों की थोड़ा रात की नींद खराब हो गई है, क्योंकि इनको उठाया गया है नार्को टेररिज्म के नाम पे। और भारत में मुद्रा पोर्ट में जितना ड्रग आया है, उसमें अगर कल के दिन अमेरिका कुछ इस तरह की बात फिर करने लगे कि ये साहब ये टेररिज्म, वो टेररिज्म, ड्रग है, तो वो कुछ लोगों को दिक्कत शुरू हो जाएगी। तो मैं दोनों मुझे पक्ष के लिए, एक अमेरिका मुझे क्या तो कर रहा है लगता है और कि भारत का इम्पैक्ट। भारत में तो अडानी सेठ गौतम अडानी को भी नींद हराम हो गई होगी, क्योंकि उनका जी, भी एक सर्च वहाँ पे प्रोडक्शन वारंट उनके पेंडिंग भी है। खिलाफ जारी हुआ है, पेंडिंग है। जी, और जी, ड्रग्स भी उन्हीं के पोर्ट पे मिले हैं। जो जी, ड्रग्स का मामला, देखिए मैं थोड़ा सा, आनंद जी आज थोड़ा टाइम लूंगा, कुछ खबरें जी, मतलब इंफॉर्मेशन जो है, ये जी, बेसिकली ऑयल सुप्रीमेसी और डी डॉलराइजेशन के खिलाफ की मुहिम है अमेरिका की। अमेरिका ने सबसे पहले शायद 1974 में, जब अ, सऊदी अरेबिया के साथ पहला एक एग्रीमेंट किया, और सऊदी अरेबिया के साथ हेनरी किसिंजर का वो डील बहुत फेमस हुआ। और उस डील में ये कहा गया था कि सऊदी अरेबिया की टोटल प्रोटेक्शन की जिम्मेदारी अमेरिका की रहेगी, लेकिन सऊदी जो भी तेल बेचेगा वो डॉलर में बेचेगा, अमेरिकन डॉलर में। उसके बाद पूरे विश्व के लिए अमेरिकन डॉलर जरूरी हो गया, क्योंकि यदि आपके पास अमेरिकन डॉलर नहीं है तो आप अपने घर में तेल नहीं ला सकते। और यही सुप्रीमेसी उन्होंने जगह जगह की। मैं एक उदाहरण नहीं दे रहा हूं आपको। उसके बाद 2000 में, सन 2000 में सद्दाम हुसैन पे आरोप लगे कि केमिकल वेपन, मास डिस्ट्रक्शन के वेपन उनके पास है। और फिर आपने जो इराक के साथ हुआ, आपने देखा, सद्दाम हुसैन को फांसी दी गई। क्या मिला? कुछ वेपन मिले? कोई वेपन नहीं मिला। झगड़ा किस बात का था? क्योंकि सद्दाम हुसैन ने भी यूरोज में, यूरो करेंसी पे काम करना शुरू कर दिया था, और डॉलर को उसने मना किया था कि मैं डॉलर में तेल नहीं बेचूंगा, मैं यूरो में तेल बेचूंगा। अमेरिका को तेल भी मिला, अमेरिका का डॉलर भी स्ट्रांग हो गया। उसके बाद 2009 में गद्दाफी था, लिबिया का। लिबिया के गद्दाफी ने एक गोल्ड दिनार लॉन्च किया था कि मैं तेल गोल्ड दिनार में बेचूंगा, मैं अमेरिकन डॉलर में नहीं बेचूंगा। उसने कई करेंसीज, यूरो में भी माल बेचना शुरू कर दिया था। तो कर्नल गद्दाफी के खिलाफ क्या हुआ, नाटो ने कैसा हमला किया, और 2009 में गद्दाफी ने यह किया। आगे 2011 तक गद्दाफी की हत्या हो गई, वो भी मारे गए। उसके बाद आप यहाँ आ जाइए, अभी अभी लेटेस्ट केस में वेनेजुएला में भी, वेनेजुएला भी जो तेल है वो लगातार चाइनीज, रशियन और ईरानियन के साथ मिलके डी डॉलराइजेशन पे काम कर रहा था, डॉलर के मना हटाने पे। वो यूरोज में बेच रहा था, वो युआन में अपना तेल बेच रहा था। अमेरिका को लगा कि यदि ये ब्रिक्स का मेंबर हो जाता है, और ब्रिक्स जो करीब करीब 40% जीडीपी विश्व का हैंडल करती है, यदि उन्होंने डॉलर को रिजेक्ट करके आपस में खेल करना शुरू कर दिया,
तो बड़ा खेल होगा। आपको याद होगा कि ब्रिक्स की अपनी करेंसी होनी चाहिए, ऐसा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बड़ा प्रस्ताव रखा था। और डॉलर जैसा ही ट्रम्प सेकंड टाइम आ गया, जीत के आ गए थे, उन्होंने शपथ भी नहीं ली थी, पहली वार्निंग उन्होंने की थी कि यदि किसी भी ब्रिक्स के देशों ने या ब्रिक्स ने कहीं पे भी अपनी करेंसी लॉन्च करने का प्रयास किया और डॉलर को गिराने का प्रयास किया, तो हम सब पे सैंक्शन लगा देंगे। और उस डर से लोगों, ये बेसिकली अमेरिका का व्यापार और डॉलराइजेशन ऑफ वर्ल्ड का मुहिम है। और तेल पे कब्जा, आप बताइए, इराक, लीबिया, सऊदी, इन सबका मिला के जो तेल है वो 40% भी नहीं होता, या उससे 5 गुना ज्यादा, अतिशयोक्ति नहीं होगी तो, अकेले वेनेजुएला में है। अब वेनेजुएला में क्या होगा? वेनेजुएला में अब अमेरिकन कंपनी तेल निकालेगी, डॉलर में तेल का व्यापार होगा, सारे विश्व में डॉलर की डिमांड होगी, क्योंकि अमेरिका डॉलर छापेगा, पूरा विश्व उसके लिए काम करेगा। एक थ्योरी है। दूसरी बात, हर जगह पे एक डिप्लोमेटिक, कहीं सीआईए ने ऑपरेशंस किए, कहीं कोई और ऑपरेशन किए, कहीं कहीं उठाव किया गया, कहीं सिविल वॉर करवाए गए। ये पहला हुआ, ट्रंप ने तो सीधा जाके उठा ही लिया उसको, जिसको किडनैपिंग बोलते हैं अपने यहाँ। और उसके फिरौती के रूप में पूरा ऑयल सेक्टर अपने अंडर कर लिया। ये ट्रेंड वर्ल्ड में सबसे घातक है। जो उसकी बात नहीं मानेगा उसको वो औकात में लाएगा। भारत की स्थिति ऐसी है, आपने सिर्फ ड्रग का बात, जितना कोकेन अमेरिका में मिलता है उसमें वेनेजुएला का जो रोल है, उस कोकेन वेनेजुएला से यदि स्मगल होता है तो 1% भी नहीं है। 99% कोकेन को तो बाकी देशों से आता है। 1% के लिए आप किसी देश के मुखिया को उठा के लाएंगे, और उसको आज हम सबसे भ्रष्ट कह रहे हैं, ये कह रहे हैं, वो कौन बना रहा है? यही मीडिया उसको भ्रष्ट कह रहा है। कौन मीडिया ऑपरेट कर रहा है? यही अमेरिकन मीडिया ऑपरेट कर रहा है। किसने मनमोहन सिंह सरकार को भ्रष्ट कर दिया था? कौन था अंडा के आंदोलन के पीछे? कौन सब लगे हुए थे? क्या यूपीए सरकार पे लगे हुए भ्रष्टाचार के कोई आरोप साबित हुए अभी तक? 11 साल नरेंद्र मोदी जी सत्ता में है, एक आरोप मुझे बताइए। क्योंकि अमेरिका को किसी भी हालत में मनमोहन सिंह को हटाना था। क्योंकि हमारे जब अमेरिका के साथ एटॉमिक एग्रीमेंट साइन किया, जिसको लेके मनमोहन सिंह की सरकार गिरते गिरते बच गई, उसके बाद मनमोहन सिंह पे आरोप लगाए कि ये सीआईए के एजेंट है कि अमेरिका के एजेंट है, पता नहीं, वर्ल्ड बैंक में थे। लेकिन मनमोहन सिंह जी ने जिसके लिए एग्रीमेंट किया था अमेरिका ने, जो सोच के कि यहाँ इतना बड़ा बिजनेस मिलेगा उनको, मनमोहन सिंह ने उनको जीरो कर दिया। पहला रिएक्टर फ्रांस से खरीदा, दूसरा रिएक्टर रशिया से खरीदा। अमेरिका को समझ में आ गया कि ये जो मौनी बाबा है ये अपनी दाल नहीं गलने देगा, तो एकाएक हमारे यहाँ भ्रष्टाचार के मामले सारे अखबार छापने लगे। ये उससे ज्यादा के मामले आज है, भ्रष्टाचार के कोई छापने को तैयार नहीं है, भ्रष्टाचार पे कोई ब नहीं करता। तो ये एक सिस्टमैटिक तरीके से है। यदि आप अमेरिका के साथ नहीं दोगे तो अमेरिका आपको सत्ता से भी हटाएगा। इस भारत में भी अमेरिका ने इसे 2 ऑपरेशन किए थे। इंदिरा जी को भी ऐसी सत्ता में हटाया था, क्योंकि इंदिरा जी ने अमेरिका नहीं चाहते हुए भी पाकिस्तान के 2 टुकड़े किए थे। मनमोहन सिंह ने पाकिस्तान के, अमेरिका के चाहने के बाद भी एक जनरेटर का ऑर्डर उनको नहीं दिया, और हमेशा अमेरिका के साथ अपना जो व्यापार संतुलन था वो हमेशा मुनाफे का था, और अमेरिका घाटे में था। आज मोदी जी, लोग कहते हैं कि मोदी जी बोलते क्यों नहीं, ट्रंप का नाम क्यों नहीं लेते? मोदी जी को लगता है जैसा इंदिरा गांधी के साथ हुआ, जैसा मनमोहन सिंह के साथ हुआ, वैसा मेरे साथ नहीं होना चाहिए। अपनी सत्ता में बनाए रखने के लिए वो देश की अस्मिता, अब वो तो यहां तक बोल गए। अभी उनका जो एक वीडियो अभी लेटेस्ट जो आया है मार्केट में, ट्रंप का, उन्हें कहा कि मोदी मेरे को कह रहा था कि मिलना है भाई, आपसे जरूर मिलना है। ही वाज रिक्वेस्टिंग मी फॉर ए मीटिंग। अच्छा, राजा मिल लो। और आपने देखा होगा कि सारे राष्ट्राध्यक्षों को मोदी ट्रंप खुद रिसीव कर रहे थे, और मोदी जी को रिसीव करने के लिए कोई जॉइंट सेक्रेटरी लेवल की एक महिला को भेज दिया। ये मोदी जी का अपमान नहीं है, भारतवर्ष का अपमान है, 140 करोड़ लोगों के देश का अपमान है ये। लेकिन फिर किसी को अपनी सत्ता इतनी प्यारी है कि देश का मान सम्मान अस्मिता गई खड्डे में, हु केयर्स? वो भारत को टैक्स टेरर नेशन कहता है, हम चुप रहते हैं। वो ब्रिक्स में भारत को धमकाता है,
हमारा मंत्री बोलता है नहीं, हमने तो कभी सोचा ही नहीं कि करेंसी आनी जाए। वो अपने प्रधानमंत्री को झुठलाता है। वो कहता है कि मैंने भारत पाकिस्तान में सीज फायर करवाया। हम उसको मना करते कि तीसरे देश की कोई इंटरवेंशन नहीं, भारत और पाकिस्तान के बीच में तीसरा देश नहीं आएगा। ये बार बार हमारे रक्षा मंत्री, विदेश मंत्री, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, बीजेपी के सारे टॉप के नेता एक ही बात कर रहे हैं। अभी रिपोर्ट आई, अमेरिका में जो एक लॉबिंग एजेंसीज होती है, अपने यहाँ लॉबिंग एजेंसी तो इलीगल है, अपने यहाँ दलाल होते हैं सत्ता के, जुगाड़। यार उस मंत्री के पास कोई जुगाड़ है क्या? दलाल होते हैं। लेकिन अमेरिका में ये लीगल काम है लॉबिंग करना किसी देश के लिए। लेकिन इन लॉबिंग कंपनियों को अपना रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है, लाइसेंस लेना पड़ता है। और जो लाइसेंसिस कंपनी है जो ऑफिशियली लॉबिंग करती है दूसरे देशों के लिए अमेरिका से मदद मिलने के लिए, उनको साल के एंड में अपना सारा पत्राचार व्यवहार पब्लिक करना पड़ता है। भारत ने जिस एजेंसी को हायर किया करोड़ों रुपए देके, उसका पत्राचार अब रिलीज हो गया मार्केट में। उसमें तो वो कहता है कि भारत ने हमको सिंदूर, ऑपरेशन सिंदूर में भी अमेरिका की मदद के लिए हायर किया था, और भारत की मिलिट्री अटैची की हमने वहां पे रक्षा मंत्रालय में बात करवाई थी। जब तीसरे देश का हमें इंटरवेंशन नहीं चाहिए तो हम काहे को भाई लॉबिंग फर्म हायर करें? ऑपरेशन सिंदूर हमारा खेल है, हम पाकिस्तान से निपट लेंगे। अमेरिका की यहाँ लॉबिंग एजेंसी को क्यों हमने पैसे दिए? सरकार मौन है, कोई किसी पे बात करने को नहीं है। पामेरियन मीडिया एक शब्द बोलने को तैयार नहीं। पामेरियन मीडिया वही कहेगा जो साफ मन की बात कहेंगे। कुल मिला के ट्रंप के इस वेनेजुएला में जो ट्रंप ने किया, उससे विश्व के कई लोग जिनको सिर्फ सत्ता में रहना है वो डरे हुए हैं। लेकिन कोलंबिया जैसे देश भी है जिन्होंने ट्रंप को कहा कि ये वेनेजुएला मत समझना, आना मुझे उठाने, नहीं सुनता तेरी बात। उनकी सत्ता भी चली जाए लेकिन वो अपनी देश की अस्मिता को नहीं जाने देते। कोलंबिया हो गया, साउथ अफ्रीका हो गया, ये छोटे छोटे देश है जो आके, यूक्रेन बताइए आप, ये युद्ध से ग्रस्त है, बर्बादी पे कगार पे है। वो भी अमेरिका गया, अमेरिका उसको मदद भी कर रहा है, तो भी अमेरिका को उसने एट पार बात की, 1-to-1 बात की। उसके सारे वीडियोस मार्केट में है, बहुत पुरानी बात है वो। लेकिन हमारे यहाँ हमेशा साष्टांग दंडवत के मुद्रा में रहते हैं। पता नहीं कौन सी फाइल सुब्रमण्यम स्वामी को मालूम है कौन सी फाइल है भाई अमेरिका में, कौन सी सीढ़ी है अमेरिका में जिससे सब लोग डरते हैं। जी नहीं, और मैं इतना जोड़ दूं अशोक भाई कि यूक्रेन के जेलेंस्की ने पूरी तरह से अमेरिका पे आश्रित होने के बाद भी, जब अमेरिका ने व्हाइट हाउस में अमेरिका पूरे उन लोगों ने उसको बुली करने की कोशिश की, बेइज्जत, तो उसने जवाब पूरी तरह से दे के अपने देश की उस सम्मान को बचा के वो निकल आए थे। ठीक है, वो मुश्किल हालात में है, उनको अमेरिका के बिना उनका काम नहीं चलेगा, फिर उसको ये, मुझे बताइए कहीं से भी आनंद जी, जब इंदिरा गांधी जी गई थी अमेरिका के टूर पे, तब भारत मुश्किल हालात में नहीं थे। हम अपने अनाज के लिए भी स्वावलंबी नहीं थे। अमेरिका से गेहूं आता था तो लोगों को पेट में रोटी जाती थी। ये हालात थे ना इस देश में। लेकिन इसके बावजूद अब वो सारे वीडियोस रिलीज है मार्केट में, कोई नई बात नहीं बता रहा हूं मैं। इंदिरा गांधी कहती है कि हम गरीब हो सकते हैं, आप हमको मदद करते हैं, ठीक है अपने जगह पे, लेकिन इसके मायने ये नहीं कि हमें आत्मसम्मान नहीं है। जहां आत्मसम्मान की बात आएगी वहां भारत सर्वोपरि होगा। जी। और उसके बाद निक्सन से जो तू मैं हुई व्हाइट हाउस में, और ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस का बहिष्कार करते हुए इंदिरा गांधी सीधी भारत निकल ली। सर बहुत दम चाहिए जी। यहाँ तो भारत में सिक्योरिटी एजेंसी के बीच में रहते हुए भी बोलने की हिम्मत नहीं करते। वो तो व्हाइट हाउस के अंदर घुस के निक्सन को 2 टूक सुना के आई वापस, और जब आई तो पहली मुलाकात अटल जी से की, और तब अटल जी भी जैसे विपक्ष के नेता थे स्टालवर्थ, उन्हें कहा कि आप क्यों चिंता करती है, पूरा देश आपके साथ है, पूरा विपक्ष का आपके साथ है, जहां भारत की अस्मिता की सवाल है।
ये जी। ये सरेंडर्ड है 100%। हम मैं नाम नहीं ले सकते, वो 10 बार नाम लेता है, मोदी ने ऐसा कहा, मोदी ने ऐसा कहा। हम एक बार नहीं कह सकते कि ट्रम्प झूठ बोल रहा है, जी एक बार नहीं कह सकते। मैं अशोक भाई, एक बहुत ही संवेदनशील मामला है, उस पे हम लोगों को इसलिए लगातार बात करते रहना चाहिए, संवेदनशील है। लेकिन मैं एक चीज सिर्फ जोड़ दूं अशोक भाई, ये जो अमेरिका का ट्रम्प का मामला है, देश को याद दिला दूं कि 1955 में बैंडोंग कॉन्फ्रेंस हुई थी, जो एफ्रो एशियन देशों की पहली कॉन्फ्रेंस थी। उसमें 29 देशों ने भाग लिया था। दुनिया की 54% आबादी के लोग के रिप्रेजेंटेटिव वहां थे, और उस कॉन्फ्रेंस को लीड इंडिया ने किया था और सुकर्णो ने किया था। इंडिया, भारत की वो हैसियत थी, भारत की वो हैसियत थी। वहां पे चीन को ले जाके इंट्रोड्यूस किया था चौवन लाई को, नेहरू ने, कि ये है, इसको भी इसमें रखिए। मैं सिर्फ कहना ये चाह रहा हूं, हम कहाँ थे और कहाँ आ गए हैं। खैर, अब इस पे तो ये भारत ये बहुत मंदिर मंदिर करते, हम मंदिर का घंटा हो चुके हैं अभी। हर जी आदमी आके बजा के चला जाता है, जी पाकिस्तान बजा के चला जाता है, बांग्लादेश बजा के चला जाता है, नेपाल बजा के चला जाता है, लंका बजा के चला जाता है, चाइना बजा के चला जाता है। अमेरिका तो रोज ही दिन में 3 बार बजाता है, ब्रेकफास्ट बजा लंच रहा डिनर। है जी। मैं अशोक भाई, जरा एक और संवेदनशील मामला है, उत्तराखंड में अंकिता भंडारी वाला जो मामला है, क्योंकि वो मैं मेरे साथ एक महिला थी, उन्होंने कहा कि आप अंकिता भंडारी मत बोलिए, आप बोलिए कि वो जो पूरी बीजेपी के जो इस तरह के लोग हैं, जिन्होंने इस सारी चीज को अंजाम देके ढकने की कोशिश कर रहे हैं, और चीजें साफ हैं। आज सुन रहे हो, उर्मिला सनावर को इन लोगों ने मैनेज कर लिया, वो कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, ये सब होगा। लेकिन द नहीं, फैक्ट रिमेन्स कि आप इसकी इंक्वायरी करके उर्मिला इस पे क्यों उर्मिला नहीं आप काम। उर्मिला जी उर्मिला सनावत का लेटेस्ट वीडियो भी है। उसने कहा कि मैं एसटीसी को सबूत देने आई हूँ। उसने कहा कि मैं अज्ञातवास में थी पांडवों जैसे, क्योंकि कौरवों का वध करना है। उसने कहा कि माँ दुर्गा को भी भस्मासुर का हत्या करने के पहले गर्भावस्था में रहना पड़ा था 9 दिन, वो 9 दिन मेरे थे। उन्होंने कहा कि मैं अंकिता को न्याय देके रहूंगी और उस वीआईपी का नाम के खिलाफ सबूत देके रहूंगी। लेकिन मैं आज इस कार्यक्रम के तहत मैं उत्तराखंड के पत्रकारों को सैल्यूट करता हूँ आनंद जी। आज उत्तराखंड के पत्रकारों ने जो धामी की गत की प्रेस कॉन्फ्रेंस में, या पार्टी के बाकी नेताओं की जब प्रेस कॉन्फ्रेंस में सवाल पूछे, सवाल के जवाब नहीं पूछे, तो फिर उन्होंने कहा कि यहाँ डिबेट करने मत आइए। तो उन्होंने कहा कि फिर आप सवाल का जवाब दीजिए, और सवाल का जवाब देना नहीं चाहते तो आपने बुलाया किस लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस? क्या वेले बैठे क्या पत्रकार, खाली बैठे हैं? वही बात धामी जी को पूछी, धामी जी को सवाल पूछा, उस सवाल पूरा होने के पहले मैं जानता हूं, मैं इसका जवाब दूंगा, इसका जवाब दूंगा। उन्होंने कहा कि सवाल तो पूरा सुन लीजिएगा। उन्होंने कहा नहीं नहीं, मैंने आपके बहुत सवाल सुने, मैं अभी इसका जवाब दूंगा, और जवाब नहीं दिया। उस पत्रकार ने बोला कि धामी जी, आखिर आप जवाब नहीं दिया आपने मेरे सवाल का। ये टोन मुझे किसी राज्य में दिखाई नहीं देती। ये टोन दिल्ली में तो गायब ही हो गई है, क्योंकि प्रधानमंत्री पत्रकारों से मिलते नहीं, जिनसे मिलते वो उनको पूछते कि आपके बटुए में कितने पैसे होते हैं, आप आम काट के खाते कि चूस के खाते हैं। जी पत्रकारों का वो पत्रकार वो सिर्फ पामिलियंस को मिलते हैं, पत्रकारों को मिलने की उनकी हिम्मत नहीं। तो उत्तराखंड में जो हो रहा है, उत्तराखंड की कुछ बेसिक चीजें हैं, दर्शकों को हम बता दें। अंकिता भंडारी की हत्या हुई, उसके पहले उसके साथ व्यभिचार हुआ, जो पोस्टमार्टम में नहीं आया, क्योंकि पोस्टमार्टम में कोई भी महिला डॉक्टर थी नहीं। पहला वायलेशन हुआ वहां पे, क्यों महिला डॉक्टर नहीं थी? उसके बाद वही कमरा जिसमें ये कांड हुआ उसको तोड़ा गया, उसका फर्नीचर जलाया गया, उसके गद्दे पानी में फेंके गए। ये किसके सबूत मिटाए जा रहे थे? पहले दिन से उसमें कोई वीआईपी की सर्विस, क्योंकि जिसको सजा हुई वो आरएस का लड़का और उसके 2 कर्मचारी, ये तो बेचारे सुविधा देने वाले थे, लेकिन सुविधा भोगने वाला कौन था? वो बड़ा नाम कौन था? तो पहली बार नाम बीजेपी के ही सर्कल से आया। अर्जुन राठौड़ ने ही कहा अपनी पत्नी को, उर्मिला को, कि जिनको आप भैया कहती, वो भैया ही तो थे वहां पे। बहुत सारी बातें निकल के आई। मुख्यमंत्री इतने निर्लज्ज है, वो कहते हैं कि मैं अंकिता के पेरेंट्स से मिलके वो जो चाहते हो मैं करूंगा।
अरे भाई पूरे 1 साल से सीबीआई इंक्वायरी मांग रहा है उत्तराखंड, वो नहीं सुनाई दे रहा है आपको? बोले सारा कांड एक ऑडियो क्लिप के खिलाफ। ऑडियो क्लिप ही होती है साहब, एक सिर्फ खबर ही थी बीबीसी पे, और बोफर्स कर करके आपने राजीव गांधी का पॉलिटिकल करियर खत्म करवा दिया। क्या सबूत थे बोफर्स के आपके पास? आज तक कोई सबूत मिले बोफर्स की किसी के राजीव गांधी के खिलाफ? लेकिन बीबीसी में सिर्फ एक खबर, वो भी ऑडियो में ही आई थी, वीडियो नहीं था। उस एक बीबीसी के खबर ने, तब भाजपा उसी बीबीसी के खबर को लेके आंदोलित हुई। और आज आप कहते हो कि एक ऑडियो क्लिप के आगे पीछे, ये अंकिता भंडारी के उस वीआईपी के शोषण का मामला है। और आनंद जी, मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं, जिस हिसाब से सरकार लिपापोती कर रही है और दिल्ली इसमें मौन है, ये सिर्फ एक जो नाम आया गौतम का, गट्टू मट्टू जो भी है, उससे भी आगे कोई दिल्ली का बड़ा वीआईपी अटका हुआ है। उसको बचाने के कसरत में ये सारा मामला ऊपर से नीचे तक, इसलिए दिल्ली मौन है, इसलिए गौतम का इस्तीफा नहीं हो रहा है या उसको वहां से निकाला नहीं जा रहा है, इसलिए धामी को कोई सवाल नहीं पूछ रहा है ऊपर, क्योंकि ये सब जो करवाया जा रहा है, ये जो लिपापोती हो रही है, इसमें मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि दिल्ली का कोई ना कोई सब बड़ा नाम इसमें इन्वॉल्व है, इसलिए गौतम बचे हुए हैं। और उत्तराखंड में जो अभी चल रहा है आनंद जी, ये कोई मीडिया दिखा नहीं रहा है, लेकिन मैं बता रहा हूं, उत्तराखंड के गांव गांव का, कस्बे कस्बे में रैलियां निकल रही है, कस्बे कस्बे में लोग इकट्ठा हो रहा है। अब उत्तराखंड में ये अंकिता भंडारी एक जन आंदोलन बन गया है, और ये जन आंदोलन क्या रूप लेगा, क्या ये किसी के अंत की शुरुआत है? देवभूमि है वो, देवभूमि से लगी हुई चिंगारी क्या बड़ा आग का प्रारूप ले लेगी? कई चीजें हैं आने वाले समय में, इस पे ध्यान रखना होगा। और आज पूरा प्रदेश एक है, ये उर्मिला सनावर आई, उसने कल भी कहा वीडियो जारी करके, और आज भी कहा उसने कि मैं एसटीसी में जाऊंगी, मेरे खिलाफ 4 मुकदमे, फर्जी मुकदमे कर दिए हैं। हाई कोर्ट ने भी कहा कि अर्जुन राठौड़ के खिलाफ जो मुकदमा है, उन्होंने कहा कि कोई अभी इनके ऊपर कोई एक्शन लेने की जरूरत नहीं है, उसको भी जमानत मिल गई, राहत मिल गई, क्योंकि उसने अपने पत्नी के साथ कुछ बातें शेयर की, वही बातें बाहर आई। फिर ये कह रहे थे कि वो तो उसका कोई, उसने तो कब का उसको छोड़ दिया, वो भी बात गलत हो गई। फिर नेता लोग कह रहे हैं हम तो ये उर्मिला सनावर को जानते ही नहीं, उसने फोटो रिलीज कर दी इनके साथ। फिर वो ऑडियो क्लिप आई, अरे तुम्हारे पति से तुम नाराज हो तो छोड़ दो उनको, मैं हूं ना। मतलब पेड़ के नीचे घूमते रहते कि किसका डाइवोर्स हो जाए और ये पकड़ ले उनको। घिन आती है। क्या पार्टी हुआ करती थी, चाल चरित्र चेहरा, चेहरे के नकाब उतर चुका है और चरित्रहीनों का अड्डा हो चुकी है पार्टी। और जिनके नकाब, जिनका चेहरा कुरूप है और चरित्रहीनों का अड्डा बनते ही पार्टी, उस पार्टी का चाल कैसी होगी ये बताने की जरूरत नहीं है। जी जी। मैं अशोक भाई, बस एक इम्पोर्टेंट है, लास्ट में इसको पे बात करना जरूरी था। ये जो अभी सुप्रीम कोर्ट ने एक अजीब सा फैसला बेल का, 10 दिसंबर को उन्होंने एक बेल ऑर्डर रिजर्व किया, जिसपे पिछले 4-5 साल से कुछ ना कुछ बहाना करके उसको बढ़ाया जा रहा था। उमर खालिद का और शहीद इमाम का 7 लोगों का मामला था, और इस बीच ममदानी ने वहां से एक लेटर लिखा। फिर ऐसा लगता है कि कोर्ट हरकत में आई, कोर्ट ने कहा कि हम इसे ऑर्डर सुनाएंगे, और एक लंबा ऑर्डर वहां पे जज साहब ने उसको कोर्ट में पढ़ के सुनाया। और एक तरह से उन्होंने जो जो बेल के समय ये सब बातें नहीं कही जाती हैं, लेकिन बेल के समय ही उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, प्राइमा फेसी इसमें एडमिसिबल लगता है, इनकी लिप्तता लगती है, तो एक तरह से वर्डिक्ट ही दे दिया। और इन 2 लोगों के ऊपर बेल नहीं दी, बाकी 5 को दी, और बाकी 5 को भी 12 कंडीशन लगा के दी। और इन 2 के ऊपर भी ये कहा कि 1 साल तक तो ये सुप्रीम कोर्ट भी नहीं आ सकते, और एक तरह से फैसला भी सुना दिया कि ये सब लोग की लिप्तता तो और ना प्राइमा फेसी लगती है। नहीं, मैं इस बेसिकली पे अब इस पे जी एक ही कमेंट है कि वर्तमान में जो जी सर्वोच्च न्यायालय में लोग बैठे हैं और वर्तमान में न्यायपालिका का रुख देखते हुए, अब इस देश की जनता
ना सरकार के किसी भी डिसीजन के खिलाफ बोल पाएगी। इन लोगों ने क्या किया था? इन लोगों ने भारत तोड़ने की साजिश नहीं की थी। इन लोगों ने भारत बेचा नहीं था किसी को। इन लोगों ने कोई सिगरेट नहीं बेचे थे। इन लोगों ने कोई षड्यंत्र नहीं किया था। इन्होंने सीएए के खिलाफ आंदोलन किया। कुछ लोगों ने 370 के खिलाफ आंदोलन किया। कुछ लोग मनरेगा के खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं, क्योंकि सरकार ने ली हुई कोई नीतियां कुछ लोगों को विरोध करने का अधिकार है। नहीं तो फिर विरोधी पक्ष ही खत्म कर दो, वन पार्टी रूल कर दो, चाइना मॉडल लागू कर दो, संविधान खत्म कर दो। सीएए का खिलाफ बात करना कौन सी गलत बात है? क्या है ऐसा? जी या जज जी साहब ने रात को जाके भगवान को पूछा होगा मंदिर में कि कल सुबह क्या जजमेंट दूं, उनने बोला होगा कि ये दे दे, तो दे दिया। चंद्रचूड़ साहब ने तो रास्ता खोल दिया सबका। ज्यादा प्रॉब्लम आ गई तो भगवान को पूछो। जी जी। और ये 1 साल नहीं, तक आप वापस नहीं आ सकते। 5 साल तक उसके खिलाफ, 5 साल वो जेल में है। इतना डिले क्यों? आपको यदि लगता है कि ये इतने घातक है देश के लिए, तो फास्ट ट्रैक चलवाइए, धनाधन। 15 दिन के अंदर, 2 महीने के अंदर इसका खत्म कर दीजिए। जो सजा देनी है दे दीजिए। आप चार्जशीट फाइल करने में 5 साल लगाएंगे तो 5 साल वो जेल में रहेंगे, और फिर उसके बाद चार्जशीट के बाद बहस चलेगी, वो तब तक जेल में रहेंगे। और आखिर 20 साल बाद आप कहोगे वो निर्दोष है, तो इसके 20 साल के कौन? मैं आपको एक किस्सा सुनाता हूं गुजरात का। गुजरात के अहमदाबाद में मुस्लिम संगठन के कुछ लोग इकट्ठा हो गए, और वो परमिशन लेके ऑफिशियली कॉन्फ्रेंस थी। और आनंद जी, कॉन्फ्रेंस क्या की थी? आपको हंसी आएगी। कॉन्फ्रेंस ये थी कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो अल्पसंख्यक मंत्रालय की जो योजनाएं हैं, ये योजनाएं अपने समाज और अपने धर्म के लोगों तक कैसी पहुंचाई जाए, इसके लिए वो लोग इकट्ठा हो गए थे। अलग अलग एसोसिएशन के अलग अलग लोग थे। पुलिस ने सब कुछ जानते हुए उनको अरेस्ट कर लिया, 80-85 लोगों को। उन पे आरोप लगाया कि देशद्रोह है, वह देश के खिलाफ साजिश कर रहे थे। कहा गया एफआईआर में कि इनके खिलाफ कुछ ऐसा वहां लिटरेचर मिला जो देश में अंदरी सिविल वॉर करने का कुछ ये कर रहा था। बहुत सारा लंबा चौड़ा चार्ज लगा के साहब 28 साल बाद सब बरी हो गए। 28 साल बाद लोग 4-4, 5-5 साल रहे जेल में, फिर जमानत मिली। कुछ लोग मर गए। एक लोग वृद्धावस्था में 90 साल की उम्र में व्हील चेयर पे आया। वो कह रहा था कि मैं तो जमानत पे हूं, मैं अभी ज्यादा दिन जीऊंगा भी नहीं, लेकिन मैं मरने के पहले निर्दोष होकर मरना चाहता था। ना कोई कागज सबूत कर पाई पुलिस, ना कुछ कर पाई, ना कुछ कर पाई। 13 महीने आपने जेल में रखा अनिल देशमुख को, 100 करोड़ के वसूली के आरोप में। चार्जशीट फाइल की 1 करोड़ 40 लाख रुपए की, और उसमें भी ईडी की तो धारा ही नहीं लगती। जमानत दी उसको 13 महीने बाद। इसके लिए कौन जिम्मेदार है? अभी एक लिंचिंग का केस हुआ था, उसमें उत्तर प्रदेश सरकार अब केस वापस ले रही है मुजरिमों के खिलाफ। तो फिर उस जिसकी जो जो मुस्लिम युवक मरा, उसको मारा किसने? सवाल ये है। अभी ये मालेगांव हत्याकांड में लोग बरी हुए, उसमें कोर्ट ने कहा कि सबूत नहीं पेश किया आपने, इसलिए बरी करना पड़ रहा है। जिस मोटरसाइकिल का ब्लास्ट हुआ, उस मोटरसाइकिल डिटेल नहीं दे पाई है सीबीआई एनआईए, क्योंकि जब अपने वालों को छोड़ना है, चाहे कितने भी बड़ी क्रिमिनल हो, तो केस वीक करो। और दूसरे वालों को यदि आपको आपकी विचारधारा से नहीं उसकी मेल खाती, तो आप उसको परमानेंट जेल में रख दो। प्रधानमंत्री देश के पूर्व प्रधानमंत्री को बदनाम कर सकते हैं, और सदन पे बदनाम कर सकते हैं, रैलीज में बदनाम कर सकते हैं कि जवाहरलाल नेहरू ने देश का भट्टा बिठा दिया करके आप सरेआम जवाहरलाल नेहरू को रोज बदनाम करते हैं। और वर्तमान प्रधानमंत्री के खिलाफ किसी ने नारा लगाया तो एफआईआर दर्ज होती है। क्या है ये? जी जी। संविधान?
संविधान के कस्टोडियन ही संविधान को खाने लगेंगे तो फिर ये अब लोकतंत्र ही खतरे में नहीं, नष्ट हो गया है, समझिए। जी जी जी। समय तो हो गया है, लेकिन मैं एक एक लालच इंदौर में के बारे में, क्योंकि आप इंदौर पे से इतना लंबा समय आपका रहा है, आपका वो है, चलते चलते इंदौर में क्या है लेटेस्ट? स्वच्छ इंदौर के गलिच्छ नेताओं का चेहरा सामने आया। इंदौर में आज 18वीं मौत हो गई जब मैं आपसे बात कर रहा हूं, दूषित पानी पीने के चलते। एक मौत गांधीनगर में हुई है दूषित पानी के चलते, क्योंकि आपका सीवेज लीक हो रहा था ड्रिंकिंग वाटर के पाइपलाइन में। वो पाइपलाइन का टेंडर हो गया था, कमीशन सेट नहीं हो रहा था, इसलिए वर्क ऑर्डर नहीं निकल रहा था। लोग कारपोरेटर के पास जाते हैं कि भाई हमारे यहाँ लोग मर गए, 15 दिन से बीमार है, हॉस्पिटल में एडमिट हो रहे हैं, पानी का कुछ करो, पानी कड़वा लग रहा है, स्मेल आ रही है। कारपोरेटर मस्त है। जब लोग मर रहे थे तो वहां के मेयर साहब, जो जल डिपार्टमेंट के जो हेड थे, एक कारपोरेटर, उसके साथ पार्टी मना रहे थे। उस क्षेत्र के जो विधायक है कैलाश विजयवर्गीय, जब कोई पत्रकार उनको पूछता है तो बोलता है घंटे का सवाल पूछ रहा है क्या तू? उनका कोई सुनता नहीं। इसके लिए एक ही आदमी जिम्मेदार है। मैं महापौर को भी जिम्मेदार नहीं मानता। जिस महापौर का उसका प्यून भी नहीं सुने, उसको जिम्मेदार कैसी? जो मंत्री इंदौर का और नागरिक प्रशासन का मंत्री सरेआम मुख्यमंत्री को स्टेज पे कहे कि मुख्यमंत्री जी, मैं प्लांटेशन के लिए कुछ पौधे मांग रहा था फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के लोगों को, वो नहीं दे रहे, आप कृपया उनको बोलिए। लाचार होके, मैंने ऐसी लाचारी उस आदमी के चेहरे पे कभी नहीं देखी कैलाश के, क्योंकि कैलाश को मैं एक दबंग नेता मानता था। और मैं कैलाश इसलिए बोल रहा हूं कि कैलाश जी के मेरे कॉलेज के समय से रिश्ते हैं। कौन है पालक मंत्री इंदौर का? इंदौर का पालक मंत्री मुख्यमंत्री है, क्योंकि इंदौर सबसे बड़ा आईआईटी हमारे पैसे खाने का मिनी बॉम्बे है। तो वो प्रभार अपने पास रखा, अपने पूरे खानदान को इंदौर में खोरे से पैसे खींचने के लिए और लूटने के लिए चारागाह करके छोड़ दिया। इंदौर का हर व्यापारी, हर बिल्डर बाप बाप कर रहा है नारायण टैक्स से, और जनता को सुविधा क्या मिल रही है? अब भी 200 रुपए का 300 रुपए किया वाटर टैक्स, क्योंकि पानी की सुविधा देनी है। मां नर्मदा ने तो पानी दिया इंदौर को, 80 किलोमीटर दूर से दिया। लेकिन ये जो इंदौर की जो ये औलादे पैदा हुई राक्षसी, इन्होंने मां नर्मदा का भी अपमान किया। कोई इंदौर स्वच्छ नहीं सर। इंदौर में 2-4 कॉलोनी का कूड़ा उठाने से और 4-5 रोड धुलने से इंदौर स्वच्छ नहीं होता। आप इंदौर के मोहल्ले में जाकिए, इंदौर के मोहल्ले में और दिल्ली के गंदगी में आपको कोई गंदगी दिखेगी नहीं। या कानपुर या लखनऊ में जो गली कुचे में गंदगी दिखती है, वही गंदगी इंदौर में है। महापौर लाचार, कैलाश विजयवर्गीय लाचार, सांसद कहाँ है पता नहीं। जो सांसद बोल सकती थी उसको जबरिया रिटायर्ड कर दिया, सुमित्रा महाजन को। मोहन यादव इतने खाली बैठे हुए, वेल्ले बैठे हैं, कोई काम नहीं उनको। इंदौर का भी प्रभार अपने पास रख दिया, क्योंकि किसी स्तरहीन व्यक्ति को जब आप पर्ची छाप मुख्यमंत्री पर बिठाएंगे तो वो ऐसा ही जहां जहां मिलता वहां से लेने का प्रयास करेगा। उसे ये नहीं कि 5 साल में इस प्रदेश में ऐसा नाम कमाऊं, ऐसा काम कर जाऊं। और इतना कुछ होने के बावजूद, इतने लोग मरने के बावजूद, प्रधानमंत्री का अभी तक मौन है, गृह मंत्री मौन है, वाटर रिसर्च मिनिस्टर चुप है, CR पाटिल सब चुप है। यही बंगाल में एक भी आदमी मर गया होता ना पानी पीने से, सारा बीजेपी और कैबिनेट जाके बैठ जाता बंगाल में। हाय बाप, हाय बाप, हाय बाप, ममता ने मार डाला, ममता ने मार डाला, मर्डर का केस चलना चाहिए, ये होना चाहिए। यही केरल में होता, यही तमिलनाडु में होता, हिमाचल कर्नाटक में होता। तो प्रधानमंत्री जी से आंखों से इतना पानी गिरता कि जमुना में बाढ़ आ जाती।
लेकिन डबल इंजन की सरकार है ना, वहां विपक्ष ही रो सकता है। मुझे दया आती है इंदौर की जनता को, और कई बार लगता है कि इंदौर की जनता ये डिजर्व भी करती है। पिछले कई सालों से सांसद बीजेपी के, विधायक बीजेपी के, कारपोरेशन बीजेपी को जय श्री राम, राम नाम सत्य होने तक जय श्री राम। ये आप ही का इंदौरियों का क्या करा हुआ है जो इंदौर भोग रहा है। जी जी। अब मैंने सुना कांग्रेस ने बहुत अच्छा रोल अदा किया, कांग्रेस पूरे सारे गुटबाजी छोड़ के कांग्रेस इकट्ठा होकर हमलावर हो गई है। और मैं हमेशा कहता हूं कि मुझे कांग्रेस में कम से कम 2 अध्यक्ष, एक अजय राय आपके उत्तर प्रदेश के, और एक जीतू पटवारी, जिसको मैं कहता था कि छिछोरे के हाथ में नेतृत्व दिया। एक छिछोरा सही, लेकिन वो 24 घंटे रोड पे है, 24/7 रोड पे है, सरकार को परेशान करके छोड़ा है। और मैंने सुना कि अभी वहां न्याय यात्रा निकलने वाली है इसी को लेके, और राहुल गांधी शायद 11 तारीख को जाएंगे। राहुल गांधी ने उसके ऊपर ट्वीट किया, लेकिन सरकार की तरफ से कोई कोई 11 मरते 18 मरते, कल प्रधानमंत्री का यही कहेंगे मेरे लिए मरे क्या, पानी पी के मरे। जो 700 किसान मरने के बाद भी कहता है मेरे लिए मरे क्या, मरे क्या। उनके लिए 18 आंकड़ा तो बहुत छोटा है। जी जी। चलिए अशोक भाई, थैंक सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। और उम्मीद है कि नहीं, मैं मुझे सबसे ज्यादा अंकिता वाला मामला मुझे हरदम विचलित करता रहता है। उम्मीद है कि इसमें नहीं कुछ नहीं, ना कुछ होगा। अंकिता वाला मामला और जो हुआ इतना घिनौना हुआ, जी और करने वाले, मैं ये नहीं कहता हूं समाज में घिनौने लोग होते हैं, जी बिल्कुल होते हैं। समाज में रावण प्रवृत्ति के लोग भी होते हैं, राक्षस प्रवृत्ति के लोग भी होते हैं, लेकिन राम का चेहरा ओढ़े रावण जब आ जाता है तब घातक लगता है। ये मट्टू बट्टू छट्टू जितने भी है, इनकी सफाई होना समाज से जरूरी है। वो देवभूमि दानवों के हाथ में कैसी चली गई, ये प्रश्न देवभूमि के लोगों के लिए भी है मेरा। जी। बहुत बहुत धन्यवाद अशोक भाई, थैंक सो मच फॉर ज्वाइनिंग, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।